देखिए बेटा, देखिए मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस हमको लगता ना, एक मिनट हल्ला कर थोड़ा आवाज क्या है, बढ़िया हल्ला करता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऐसे क्लास में मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस of a point, maximum and minimum distance of a point, तो तीन चार दिन ये चलेगा ना, ये सैटरडे तक ही चलेगा, देखो मंडे से कल को स्टार्ट करेगा 6:30। मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल, मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। ठीक है, तो बता सकते हो एक पॉइंट का डिस्टेंस देखना है, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम किसी सर्कल से, तो बहुत सिंपल है। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस हमेशा जो होता है ना, सर्कल से अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस देखना है तो डायमीटर के लॉन्ग डिस्टेंस काउंट करेगा। देख लो नोट में, द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल ऑलवेज मेजर्ड अलोंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, the maximum and minimum distance of a point from a circle be always measured along diameter of the circle। किसके लॉन्ग मेजर करोगे बताओ? सर्कल के डायमीटर के लॉन्ग। तो अब तो हमको लगता है कि तुमको समझ में आ गया होगा कि ये कॉन्सेप्ट अगर तुमको पता हो गया कि मैक्सिमम मिनिमम किसी पॉइंट का डिस्टेंस अगर देखना है तो वो डायमीटर के लॉन्ग देखना है, ठीक है। तो कोई एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास मान लेते हैं यहाँ पे P(x1,y1) और इस पॉइंट की दूरी आपको देखना है, ठीक है, सर्कल से। ऐसे भी समझ में आ रहा है? तो आपको लगता है कि डायमीटर के लॉन्ग डिस्टेंस मेजर होगा तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगा बेटा। यहाँ पे सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का रेडियस r है, तो आपको लगता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। आपको लग रहा है ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस मैक्सिमम होगा क्या? ये अगर पॉइंट A है और ये पॉइंट अगर B है, ये 1 इंच ऑफ डायमीटर पॉइंट A है और दूसरा इंच ऑफ डायमीटर अगर पॉइंट B है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपको लग रहा है क्या होगा? PB होगा। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? PA नहीं होगा। सबसे छोटा डिस्टेंस पॉइंट P से सर्कल का क्या होगा? सर्कमफ्रेंस पे क्या? तो सर्कमफ्रेंस पे तो पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट ए सर्कल ये डिस्टेंस नहीं होगा लॉन्गेस्ट। इससे ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस और कोई होगा बताओ? तुम कॉर्ड बनाना स्टार्ट बड़ा नहीं होगा, लेकिन हमको ऑन द सर्कल अगर चाहिए तो उसको क्रॉस करेंगे दूसरे साइड। ये तुम कैसे तुम बनाओ? देखो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं लग रहा है तुमको, ये डायमीटर के लॉन्ग लग भी रहा है, तुमको बताया भी था। ये डिस्टेंस देखो, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ये नहीं और सबसे कम डिस्टेंस ये है कि नहीं? हाँ, बोले कि आप लिखे कि पॉइंट ऑन द सर्कल नहीं, पॉइंट ऑन द सर्कल नहीं, फ्रॉम ए सर्कल, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल हमने बोला। हम एक पॉइंट का डिस्टेंस देख रहे हैं, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस किससे? सर्कल से देख रहे हैं। और वो पॉइंट कहाँ पे है? एक्सटर्नल पॉइंट। समझ रहा है ना? तो लिखो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ? PB आ जाएगा। ये पॉइंट पता है? अच्छा अब बताओ, ये वाली सेंटर सर्कल का पता होगा ना, बताओ? तो सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा और सर्कल का रेडियस ऐड कर देंगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या होगा? सेंटर से P का डिस्टेंस देखेंगे और उसमें रेडियस को घटा देंगे तो वो क्या आ जाएगा? मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। कि नहीं?
तो देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, पीवी आ जाएगा बताओ, और पीवी का वैल्यू कितना आ जाएगा, सी से पी की दूरी, सेंटर से पी की दूरी, पी का कोऑर्डिनेट पता होगा बेटा, और सर्कल का इक्वेशन पता कि सेंटर भी पता और रेडियस भी आपको क्या है पता है, तो एकदम सिंपल सा चीज है, सी से पी की दूरी या प्लस क्या हो जाएगा आर, आर रेडियस है सर्कल, मिनिमम डिस्टेंस कितना आ जाएगा बताओ, पी आ जाएगा बताओ, मिनिमम डिस्टेंस पी आ जाएगा, और पी का वैल्यू कैसे निकालोगे, सी से पी की दूरी या माइनस रेडियस, तो ये आ जाएगा सी पी माइनस आर। हम क्वांटिटी को एक्सटर्नल क्वांटिटी, ठीक है, ये तो एकदम सिंपल सा है। अभी थोड़ा कॉमन टेंजेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉमन टेंजेंट के बारे में थोड़ा देखते हैं। अच्छा तुम्हारा सवाल भी दिया था ना एकदम, पहले वो बता लेते फिर पढ़ा भेजा था ना, नहीं तो आसानी से बन जाएगा, कुछ है नहीं। देखो तो सवाल है, फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन, ये तुमको ऐसा पता है, फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन, फाइंड द कंडीशन दैट द स्ट्रेट लाइन cx माइनस dy प्लस b स्क्वायर बराबर 0, cx माइनस dy प्लस b स्क्वायर बराबर 0 may touch the circle, may touch the circle, may touch the circle x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर ax प्लस by, ax प्लस by, may touch the circle x square plus y square बराबर ax plus by and find the point of contact, and find the point of contact. And find the point of contact. बन जाएगा, ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। बताओ ये एक लाइन है, ये एक सर्कल, एक लाइन एक सर्कल को टच करता है, उसका कंडीशन क्या होता है यार, एक लाइन एक सर्कल को टच करता है, उसका कंडीशन क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन के क्या होगा, रेडियस के प्लस, वही कंडीशन, और आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकालना। एकदम सिंपल सा सवाल है, ये सर्कल का इक्वेशन सर्कल है, ये आपका टैंजेंट बन रहा है, ये लाइन, यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रेडियस के बराबर आ जाएगा। अच्छा बताइए इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है, इस सर्कल का सेंटर कितना आ रहा है बताइए, आप बताइए सेंटर कितना आ रहा है इस सर्कल, माइनस a/2 और माइनस a/2 आ रहा है। पहले आप सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ax माइनस by बराबर 0 हो जाएगा क्या? अच्छा सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, तो सेंटर कैसे लिखते हैं, माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स कॉमा माइनस हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ y। तो आप देखिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है बेटा, -a, ठीक है, तो माइनस हाफ इंटू माइनस a, तो a/2 हो जाएगा क्या, बोलिए, तो ये सेक्शन का कोऑर्डिनेट आ जाएगा a/2 और फिर कितना आ जाएगा बेटा b/2, ये समझ में आ रहा है। अच्छा रेडियस कितना होता है बेटा, अंडर रूट सेंटर का x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस सेंटर का y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस उस इक्वेशन में जो कांस्टेंट है, तो रेडियस बता दीजिए कितना आ रहा है इसका, अंडर रूट a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 और माइनस कांस्टेंट टर्म इसमें कितना है 0, तो रेडियस तो ये आ जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा क्या रेडियस। तो चलिए ये डिस्टेंस आपको क्रिएट हो गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई ये रेडियस। अब कह रहा है कि ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस सेंटर से a/2 कॉमा a/2 b/2 जो आप परपेंडिकुलर गिराएंगे, ठीक है, इस लाइन पे वो किसके बराबर आएगा, रेडियस की, वही कंडीशन होगा।
समझ में आ रहा? तो आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 जो आएगा वो आएगा क्या, इस लाइन पे परपेंडिकुलर जाएगी, सेंटर है आपका a बाई 2 b बाई 2, कितना जाएगा ac बाई 2 माइनस माइनस कितना जाएगा बेटा b बाई 2 b स्क्वायर बाई 2 क्या b स्क्वायर बाई 2, क्योंकि b बाई 2 डालेंगे ना तो b स्क्वायर बाई 2 और प्लस क्या जाएगा बताइए बी स्क्वायर का मॉड बाई अंडर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, बोलिए सही है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर दिएगा तो कंडीशन आ जाएगा क्या, बोलिए? एक तो कंडीशन है, इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, फाइनली आ जाएगा। यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बताइए, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बाई 2, तो ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, क्या सोचिए जरा आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा और स्क्वायर भी कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सोचिए ये गुना ये मल्टीप्लाई हो गया और स्क्वायर भी कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर का होल। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दी, क्या दिक्कत नहीं आ गया कंडीशन। सर्कल अगर किसी लाइन को टच कर रहा है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर, समझ में आ रहा है? क्लियर है? अच्छा, अब आपसे दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, मान लीजिए ये पॉइंट P, तो कैसे निकालें? कैसे निकालें? तो सिंपल सा है, अगर आपको ये लाइन का इक्वेशन मिल जाए और ये लाइन का इक्वेशन पता है तो क्या दोनों को सॉल्व करके भी निकाल सकते? इस लाइन का इक्वेशन तो आपको पता है ऑलरेडी, कितना है बताइए, cx माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा लूनी का सवाल है तो कैलकुलेशन है, इसलिए बाकी लूनी का सवाल है, इसलिए ये जनरल सवाल रहता है, दूसरी किताब का सवाल रहता है, ये लाइन का इक्वेशन रहता है 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, इस तरह से रहता है, सर्कल भी थोड़ा खूबसूरत रहता है, समझ लो। तो कैलकुलेशन ऐसा कर सकता है, वो नहीं और कैलकुलेशन क्या दिखता है, लूनी का सवाल है तो थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन। अच्छा, अब देखिए आपको ये पॉइंट निकालना है, तो ये लाइन का इक्वेशन पता है और इसका इक्वेशन अगर निकाल ले तो काम हो जाएगा। अच्छा, इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, ये लाइन a बाई 2 b बाई 2 से गुजर रहा है और इस लाइन से परपेंडिकुलर है, तो बताइए इस लाइन का स्लोप कितना दिख रहा है आपको, बताइए इस लाइन का स्लोप कितना दिख रहा है, c बाई b दिख रहा है क्या? इस लाइन का स्लोप c बाई b दिख रहा है क्या? कोई भी लाइन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x बटा y, है कि नहीं बताइए जरा? तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटा c, y का कोफिशिएंट कितना है माइनस, तो माइनस ऑफ c बटा माइनस b कितना हो जाएगा c बाई c। तो आप बताइए इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये नॉर्मल का स्लोप कितना जाएगा, इस लाइन का स्लोप क्या जाएगा माइनस b बाई c, क्यों आ जाएगा इसमें, क्योंकि टैंजेंट का नॉर्मल एक दूसरे से क्या होता है परपेंडिकुलर, तो क्या आप नॉर्मल की इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं, नॉर्मल किस पॉइंट से गुजरा हो पता है, स्लोप भी पता है, तो क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं लिखेगा, कौन से फार्मूला से, पॉइंट स्लोप कौन से, पॉइंट स्लोप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लिख लीजिए कितना जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लीजिए कितना आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपका कितना जाएगा बताइए, y माइनस बी बाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है बेटा माइनस बी बाई इंटू एक्स माइनस ए वाई आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ये बताइए, ये आ जाएगा 2y माइनस बी बराबर माइनस बी एक्स बाई सी बी है और प्लस ए बी बाई 2 आ जाएगा, तो बाई 2 यहाँ भी आएगा
2x यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डायरेक्ट करने के लिए छोड़ो, हटाओ, क्या लफड़ा करता पूरा ऐसे ही छोड़ो। ये b बाई सी इंटू एक्स आ जाएगा क्या, b बाई सी इंटू एक्स प्लस वाई अब बराबर ए बी बाई 2 और प्लस बी बाई 2 आ जाएगा क्या, सूत्र करो आ जाएगा ऐसा। कौन सी b बाई सी एक्स लिखा ना बेटा, प्लस वाई अच्छा 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 ए बी बाई, अच्छा ये ना ठीक है, सही है। अब क्या तुम इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया था बोलो, इस लाइन में इक्वेशन है सी एक्स माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर बराबर, एक काम करो इसमें तुम b से मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो b से मल्टीप्लाई कर तो कितना आ जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, बी स्क्वायर बाई सी इंटू एक्स और प्लस बी वाई बराबर ए बी स्क्वायर बाई 2c और प्लस बी स्क्वायर बाई 2 होगा क्या, बोलो है। अच्छा अब ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ऐड कर दो 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 करने से x आ जाएगा क्या बताओ, क्योंकि ये माइनस बी वाई और ये प्लस बी वाई कट जाएगा क्या, नहीं कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना बी स्क्वायर बाई सी और प्लस सी, तो बी स्क्वायर बाई सी और प्लस सी इंटू एक्स आ जाएगा बराबर राइट साइड कितना आ जाएगा बताओ, राइट साइड कितना आ जाएगा बताओ, इसको इधर शिफ्ट किया ना, इसको इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 2c और प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और प्लस आ जाएगा कितना, क्योंकि राइट साइड इसको ले जाएगा तो माइनस आएगा, तो ऐड कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो माइनस बी स्क्वायर होगा ऐसा, बोलो इस वैल्यू को राइट साइड शिफ्ट किया तो राइट साइड माइनस बी स्क्वायर और ऐड करना है। अब यहाँ से तुमको ये आ जाएगा, देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा सी इंटू एक्स बराबर कितना आ जाएगा, बोलो ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर बाई 2 और प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई 2 आएगा क्या ऐसा। अब एक्स का वैल्यू आ जाएगा क्या, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा सी और सी तो कट जाएगा, ए बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी, सही कितना और बटा कितना आ जाएगा बताओ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा क्या, बोलो बस हो गया ये हो गया कितना, तो एक्स क्वांटम क्वांटिटी। अब एक्स निकल गया तो यहाँ पुट कर देगा तो बाई निकल जाएगा, थोड़ा लंबा है कैलकुलेशन, वैल्यू थोड़ा गंदा टाइप है, तरीका समझ गया ना कैसे देखो अगला देखो फाइंड जल्दी लिखो ना, नहीं उससे नहीं वो कब लगाना होता है जब लाइन से बाई वाला रिलीज, जब टाइमिंग होने से बाई वाला रिलीज
लिखे थे उसी लिखे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये सर्कल है ना। विच पहला सवाल है इज पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस, पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन y बराबर mx प्लस। इतने ये को बनाओ, आता नहीं है, कैलकुलेट नहीं करता। देखो हैं, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ, ठीक है, और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। और टेंजेंट जो है किस लाइन के पैरेलल है, y बराबर mx प्लस, ठीक है। सुनना, ये सर्कल दिया हुआ है, ये टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है ना, और ये एक लाइन दिया हुआ है, ये लाइन है y बराबर mx प्लस। अब ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप तो सेम होगा बेटा, है ना। तो आप इस लाइन का इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, y बराबर mx प्लस c डैश। अगर c डैश का वैल्यू मिल जाएगा तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। अच्छा बताओ इस सर्कल का सेंटर कितना है, रेडियस कितना है, तो आपको क्या करना होगा, सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर रहेंगे, वो रेडियस के बराबर है। तो रेडियस है हमारा a, तो a बराबर क्या जाएगा बताइए, ये लाइन का इक्वेशन है स्टैंडर्ड लेते हैं mx माइनस वाई प्लस सी डैश बराबर 0 0 से परपेंडिकुलर रहेंगे, क्या आ जाएगा 0 माइनस 0 सी डैश का मॉड बाई अंडर रूट कितना जाएगा बताइए, m स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा क्या, सी डैश का वैल्यू कितना जाएगा प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा, बोलिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगा, कितना बन जाएगा, y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये तो डायरेक्टली फार्मूला भी था, पता आ जाएगा। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, सुनो, tangent is perpendicular to the straight line, tangent is perpendicular to the straight line। अभी tangent परपेंडिकुलर है किस लाइन से, y बराबर mx प्लस 6, ये tangent ये लाइन से परपेंडिकुलर है, तो आपको बन जाएगा क्या, अभी ये लाइन, अब आपको लगता है कि ये लाइन का स्लोप कितना आ जाएगा, अब ये लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, इससे परपेंडिकुलर लाइन लिखना है तो स्टैंडर्ड ही लिख लो ना, ये mx माइनस वाई। अच्छा परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं आप बताओ, एक्स वाई का इंटरचेंज कर देते कोफिशिएंट, तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस mx आ जाएगा क्या, y प्लस mx, एक्स प्लस एम बाई, एक्स प्लस एम बाई प्लस लेमडा बराबर 0 आ जाएगा क्या, बोलो। अब लेमडा निकालने के लिए यहाँ पे फिर वही कंडीशन लगेगी, तो लेमडा निकालने के लिए वही कंडीशन लगाओ तो कितना आ जाएगा यहाँ से, ए बराबर आ जाएगा लेमडा का मॉड अब आई अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, बोलो होगा। तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है। तो अब टेंजेंट का इक्वेशन कितना आ गया, x प्लस m बाई प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर बराबर। ये दूसरा सवाल, मतलब एक सिचुएशन में टेंजेंट किस लाइन के पैरेलल होगा, एक सिचुएशन में टेंजेंट किस लाइन के पैरेलल होगा। अगला लिखो इसे, लिखो अगला, पासिंग थ्रू लिखो पासिंग थ्रू द पॉइंट b, 0। अब टेंजेंट कह रहा है पास कर रहा है किस पॉइंट से, b, 0। अब टेंजेंट कह रहा है पास कर रहा है b, 0, पासिंग थ्रू द पॉइंट b, 0।
ये बनेगा क्या, कैसे बनेगा सूत्र? अभी टैंजेंट पास कर रहा है b, 0 से। टैंजेंट पास कर रहा है b, 0। ये टैंजेंट पास कर रहा है b, 0 से। b, 0 कहीं होगा, बताओ यहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है। अच्छा, टैंजेंट समझ में आ रहा है कि b, 0 से पास कर रहा है, तो हम इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ऐसा लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट की क्या लिख सकते हैं? y माइनस 0 बराबर mx माइनस b लिख सकते हैं क्या? हमने एक लाइन ले लिया जिसका स्लोप m है और जो पास कर रहा है b, 0 से, वही टैंजेंट ऐसा लिख सकते हैं। तो अब ये टैंजेंट का इक्वेशन क्या आ रहा है? y बराबर mx माइनस mb आ रहा है, दैट इज mx माइनस y और माइनस mb बराबर 0। ये टैंजेंट का इक्वेशन आ रहा है। अब इसमें अननोन आइडेंटिटी क्या है, तब बताओ m निकालना। m निकालने के लिए खुद वही कंडीशन लगेगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर आ जाएगा, समझ में लगे? और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें कितना आ जाएगा? m गुना 0 माइनस 0 माइनस mb का मॉड m स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा बताओ? रेडियस a है, तो ये आ गया। ये बन जाएगा mb का मॉड बन जाएगा माइनस mb का मॉड लिखो या mb का मॉड लिखो, बात तो बराबर है। और यहाँ से क्या जाएगा? a अंडर 1 प्लस m स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर लो बेटा, m स्क्वायर b स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। m स्क्वायर का वैल्यू, m का वैल्यू मिल रहा है बताओ, यहाँ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू m स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस a बाई अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बोलो आ जाएगा? बेटे आ जाएगा क्या, बोलो जरा बेटे बेटे आ जाएगा क्या, बोलो। जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू पलट दोगे तो टैंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा क्या? तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताओ? mx माइनस y बाई बराबर ये m की जगह में कितना वैल्यू डाल दो? प्लस माइनस a अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस इन की जगह उलट दो ना, तो ये भी प्लस माइनस ही हो जाएगा, a अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और इंटू क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस है ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस वाला माइनस आ जाएगा, माइनस वाला क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, तो प्लस माइनस ही क्या करते हैं। अच्छा, तीसरा पार्ट अपने से सोचो जरा, इसमें चौथा पार्ट कहता है, चौथा पार्ट सवाल लिखो, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट भी निकालना, समझ लो। मेक्स विथ द एक्सिस ए ट्रायंगल हुज एरिया इज a स्क्वायर, मतलब टैंजेंट जो है एक्सिस से जो ट्रायंगल क्रिएट करता है, सुनना, ये सर्कल बना, ये सर्कल है क्या बताओ? यहाँ पे टैंजेंट बनाओगे क्या? यहाँ पे टैंजेंट बनाया क्या? ये ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, समझो। इस ट्रायंगल का एरिया क्या है? ए स्क्वायर। बनाओ कैसे? मिक्स विद द एक्सिस ए ट्रायंगल हुज एरिया इज ए स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया कितना है? चलो
बना बनाओ कैसे होगा बताओ थोड़ा। सोचो कैसे आएगा। ये ट्रायंगल एरिया ए स्क्वायर है ना, कैसे आएगा बताओ। चलो ये सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, बोलो बोलो, है ना। अच्छा इस सर्कल पे एनी टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं y बराबर एम एक्स प्लस ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, जानते हो इस सर्कल पे एनी टेंजेंट, इसमें अननोन क्या है बताओ, एम निकल जाएगा बन जाएगा, बोलो ठीक है ना। अब एम कैसे निकालेंगे बताओ, एम निकालेंगे इस ट्रायंगल का एरिया की हेल्प से। अच्छा ये पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y जीरो कर देंगे, इस इक्वेशन में y जीरो करेंगे तो ये पॉइंट क्रिएट हो जाएगा बताओ। और ये पॉइंट कैसे क्रिएट होगा, x बराबर जीरो करने से, अगर इस इक्वेशन में x जीरो डाल देंगे तो ये पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अच्छा ये पॉइंट मिल गया, ये सेंटर है जीरो जीरो, तो ये लेंथ मिल जाएगा क्यों, और ये लेंथ भी मिल जाएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये बेस हो जाएगा, तो ये हाइट हो जाएगा, एरिया भी यूज हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है। अच्छा इस पॉइंट का नाम हम ए दे देते हैं और इस पॉइंट का नाम बी दे देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ओ ए और ओ बी निकालना चाहते हैं, तो पुट किया ना y बराबर जी, पुट किया y बराबर जी, तो x कितना दिख रहा है, x तुमको दिख रहा है माइनस ऑफ ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर बाई एम, ये दिख जाएगा x। तो बताओ ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना जाएगा, माइनस ऑफ ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना जाएगा, एम आ जाएगा, कॉमन जी। अच्छा तुम ये बताओ हमको, ये जो पूरी क्वांटिटी है ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सोच के बताओ देखो इस फिगर के हिसाब से कैसे। नहीं नहीं उससे नहीं देखें, उससे नहीं देखें, ए रेडियस सर्कल का ये तो ऑलरेडी प्लस है, ये रूट का वैल्यू तो हमेशा प्लस आता है। अब ये बात, ये वैल्यू, ये पूरी आइटम जो आएगा ये प्लस आएगा ये माइनस आएगा, वो डिपेंड करेगा एम पे। यहाँ पे ये एम का साइन क्या आएगा, ये जो लाइन बन रहा है इसका इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज है या एक्यूब, ये इंक्लाइनेशन देगा ऑब्ट्यूज है या एक्यूब, ऑब्ट्यूज, तो टैन थीटा नेगेटिव होगा, दैट मींस एम नेगेटिव है, तो ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, यानी कि जब मैं ये लेंथ यूज करूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पे मॉड लगाने की जरूरत है या डायरेक्ट यूज हो जाएगा, डायरेक्ट यूज, समझ लो ना, ठीक है। अच्छा ये सोचो, अब ये तुम सोचो, जरूरी तो नहीं कि यहीं पे ट्रायंगल बनता, ट्रायंगल इधर भी बन सकता, ट्रायंगल इधर भी बन सकता, ट्रायंगल इधर भी बन सकता। ये सिचुएशन में एम तुम्हारा नेगेटिव दिख रहा है, ये सिचुएशन अगर मैं लिखता तो एम तुम्हारा फिर क्या जाता, पॉजिटिव, समझ में आ रहा, लेकिन पॉइंट तो यही तुमको दिखता है, समझ लो। तो आपको यहाँ पे अगर पूछता है सवाल में कि जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फिर इस आइटम में मॉड लगाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये सिचुएशन से तो ये प्लस दिख रहा है, अगर ये सिचुएशन होता तो ये माइनस दिखता, क्या होता नहीं दिखता, लेंथ तो वैल्यू नेगेटिव होता है। अच्छा अभी क्या करो, x जीरो करो, पुट x बराबर जीरो, x जीरो करो तो कितना जाएगा, y का वैल्यू कितना जाएगा, a अंडर रूट वन प्लस आ जाएगा क्या बोल। अच्छा एरिया क्या जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया कितना जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना जाएगा बताओ, ये पॉइंट वो है, बराबर आ जाएगा, सवाल के हिसाब से कितना दिया हुआ, ए स्क्वायर दिया हुआ, सवाल के हिसाब से ए स्क्वायर दिया, तो ये आ जाएगा हाफ ओ ए इंटू ओ बी बराबर ए स्क्वायर, हाफ ओ ए का वैल्यू कितना है, इस आइटम में मॉड लग जाएगा, दैट इज ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर बाई ए में जाएगा, समझ में आ रहा है। और ओ बी कितना जाएगा, ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर बराबर क्या जाएगा, ए स्क्वायर। अब तुम यहाँ से एम नहीं निकाल सकते, क्या एम नहीं निकलेगा तुम्हारा,
ये देखो क्या आ जाएगा सॉल्व करना। गंदा गंदा कहा जाता है इतना, यूनी का सवाल है इसलिए थोड़ा गंदा गंदा लगता है। बराबर कितना आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर एम आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा, एम में क्वाड्रेटिक क्या, एम में क्या क्वाड्रेटिक है, देखो एम में क्वाड्रेटिक नहीं है, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर 2a स्क्वायर एम, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एम प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। अब एम का वैल्यू निकालोगे कौन सी फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस 2d/2, और वो एम का वैल्यू कहाँ पर रखोगे बताओ, यहाँ पे रखो, टेंजेंट पे निकाल पाओगे बताओ, कोशिश अब क्वाड्रेटिक से भी कोशिश करो निकालो। हाँ काट दो मिट जाओ, काट दो एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 बराबर ए स्क्वायर कॉमन है ना, अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, गजब, m माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 0, m बराबर 1 आ जाए तो टेंजेंट का इक्वेशन कितना बनेगा, y बराबर x √2 ना, एक बेटा और एक क्या
अरे ये हम तुमको ऐसे भी कंप्लीट करेंगे, हम अलग से पढ़ा के खत्म करेंगे, समझ लो। खत्म क्या करना है, पढ़ा के आता कहाँ है क्या, सही बात है, ठीक है। तो ये हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, तो इसको हम पूरा कराएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत भाग करेंगे, बहुत बड़ा पार्ट। हाँ 12 स्टार्ट करेंगे अरे वो 5 तारीख से 12 स्टार्ट होगा बाहर। हाँ हाँ तो क्या होगा देखो। अरे भैया आप एक्चुअली आप सबका ट्यूशन स्टार्ट हो रहा है ना, बताएंगे ना हम, पहला दिन सब कुछ बता देंगे। मैट्रिसेस सभी करना, मैट्रिसेस भी करना, पहले वही करेंगे। लिखो भाई अगला, लिखो अगला कॉमन टाइम, कॉमन टाइम हाँ हाँ 2 सर्कल वो एकदम ध्यान दीजिए। कॉमन टाइम ठीक है। अभी सब सिचुएशन समझो बारी बारी, सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनना। ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल, ठीक है। ये दोनों सर्कल कैसे टच कर रहा है, एक्सटर्नल। हम लोग कंडीशन भी देखेंगे, 2 सर्कल कैसे टच कर रहा है, इंटरनली एक्सटर्नल, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर C1 है, दूसरे सर्कल का सेंटर C2, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2। ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पॉइंट का नाम है, समझ में आया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो दूरी है वो सम ऑफ रेडियस के बराबर है क्या? क्या आपको लगता है ये डिस्टेंस C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो R1 प्लस R2 के बराबर है? यानी कि ये 2 सर्कल को टच करने का कंडीशन हो गया। अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि 2 सर्कल कैसे टच करता है, उसका कंडीशन क्या था, आप क्या बताएंगे? दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सम ऑफ क्या होगा, रेडियस। देखो कंडीशन फॉर टू सर्कल टचिंग एक्सटर्नल, कंडीशन फॉर 2 सर्कल टचिंग एक्सटर्नल, 2 सर्कल एक्सटर्नली टच कर, उसका कंडीशन क्या क्या कंडीशन आ रहा है बताओ? C1 C2 का मॉड, C1 C2 का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियाई R1 प्लस R1 प्लस R, क्या हो जाएगा R1 प्लस, है ना। अच्छा अगर सेंटर का कोऑर्डिनेट पता है, मान लेते हैं पहला का सेंटर है x1 y2, दूसरे का सेंटर है x2 y2, ठीक है। तो आप यहाँ से P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो क्या? यहाँ से देखो क्या लिखा है, C1P बटा C2P बराबर R1 बाई R2 रहेगा। देखो C1P बटा C2P R1 बाई R2 रहेगा। अच्छा ये रेशियो में ये कॉमन पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया क्या? तो P डिवाइड कर रहा है C1 C2 और P रिप्लेस है C1 C2 के बीच, तो आप कह सकते हो कि P जो है C1 C2 के इंटरनली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में बताओ, R1:8। तो क्या P का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है? P का कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है R1:2 प्लस R2:1 बाई R1 प्लस R2 कॉमा R1/2 प्लस R2/2 बाई R1 प्लस R2 लिखा जा सकता है क्या ऐसा सूत्र? P का कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, पॉइंट ऑफ टेन सेक्शन थर्ड प्लस। अच्छा इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने होंगे? 3। टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3।
एक तो ये होगा, समझ में आ रहा है, और दो ये, यानी कि 3 मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट यहाँ हो जाएगा 3 कॉमन टैंजेंट होने का कंडीशन क्या हो गया बताओ, दो सर्कल को कैसे टच करना चाहिए, एक्सटर्नल। अगर आपको ये सिचुएशन दिख गया कि हाँ दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपके पास मैक्सिमम 3 कॉमन टैंजेंट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट कितना आ गया बताइए, 3 है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट। बराबर 3 हो गया क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट 3 आ गया क्या बताओ, बोलो बोलो। अच्छा, इसमें जो दो है डायरेक्ट, ये दो टैंजेंट का नाम हुआ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट। मैं दिखा दूंगा, बता दूंगा क्या होता है डायरेक्ट नाम। अभी देखो ना, सब केस देख लेंगे बारी बारी से, हर एक केस देखेंगे। हमने पहला सिचुएशन देखा दो सर्कल, यहाँ से हमने क्या क्या सीखा, दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है, उसका कंडीशन क्या है, उसकी भी सवाल आता है। फिर हमने देखा कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे दो सर्कल टच कर रहा है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानते हुए ये पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, ये भी देखा। फिर हमने देखा कि अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहा है तो 3 कॉमन टैंजेंट आ रहा है, समझ दो ना। अब इसमें दो जो है डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट है और एक ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। दो तरह का टैंजेंट होता है, एक ट्रांसवर्स और एक होता है क्या, डायरेक्ट। तो देखिए नंबर ऑफ डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट DCT लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म। DCT का मतलब हो गया, लिख लीजिएगा डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट, ठीक है। और तो सिचुएशन भी हम समझा देंगे कि आप कौन डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट होता है और कौन ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट और एक होता है TCT। TCT मतलब ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। तो लिखिएगा नंबर ऑफ DCT हो जाएगा 2, नंबर ऑफ DCT कितना हो जाएगा बेटा, और नंबर ऑफ TCT कितना हो गया, 1। अब सुनिएगा, इसमें से ये वाली जो फोटो है, ये वाली फोटो, ये ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, ये ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। तो ये ट्रांसवर्स हो गया, तो बाकी जो हो गया क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया। अब ये कैसे क्यों बोल रहे हैं ट्रांसवर्स, हम बताएंगे थोड़ी देर के बाद, समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसमें जो अगर आपको तीनों टैंजेंट का इक्वेशन अगर लिखना है तो आपको ये दो डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट का इक्वेशन निकालने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि जो ट्रांसवर्स बन रहा है इसका इक्वेशन बहुत जल्दी आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए आप इसका इक्वेशन को आराम से लिख सकते हैं। देखिए ये लाइन जो है, ये दो इस लाइन से परपेंडिकुलर, इस लाइन से परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट भी पता है। अच्छा, ये पॉइंट का कॉर्डिनेट, इस लाइन का स्लोप पता है क्या, तो क्या इस लाइन का स्लोप आ जाएगा परपेंडिकुलर लाइन, और पॉइंट P पता है, तो पॉइंट स्लोप कौन से क्या, इसका इक्वेशन निकाल नहीं सकते हैं, है ना। अब एक और तरीका हम बताते हैं, इसका इक्वेशन और बहुत जल्दी कैसे निकाल सकते हैं, बिना आप P निकालें, ठीक है, जरूरी नहीं P निकालें, ठीक है, अगर P का जरूरत होगा तभी आप P निकालेंगे। अब ये सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं S1 बराबर 0 और ये सर्कल का नाम है S2 बराबर 0, समझ रहे हैं, S2 बराबर। अच्छा, तो ये सर्कल S1, ये 2 डिग्री का इक्वेशन, ये 2 डिग्री का। अच्छा, दोनों सर्कल में x² y² टर्म रहेगा, अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो x² y² वाला टर्म कट जाएगा क्या, तो बचेगा लीनियर इक्वेशन। तो ये जो इस टैंजेंट का जो इक्वेशन आएगा ना, इसका जो इक्वेशन होता है लिख लीजिएगा नोट में। इस केस में इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट जो होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट, एक तो वो तरीका है कि आपने निकाल लिया, फिर यहाँ से इसका स्लोप निकाल लीजिए इसके हेल्प से, और पॉइंट स्लोप कौन से, इसका इक्वेशन लिख लीजिए, समझ दो, ऐसे निकालो। या डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट क्या होता है इस सिचुएशन में, S1 माइनस S2 बराबर 0, आप दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा दीजिए, समझ में आ रहा है, दोनों सर्कल के इक्वेशन को घटा दीजिए। अब कहेगा कोई ये क्यों सर, तो ये तुमको रेडिकल एक्सिस में समझ में आएगा, जब हम एक रेडिकल एक्सिस टॉपिक पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा कि
ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये रेडिकल एक्सिस बनता है, ये क्या होता है रेडिकल एक्सिस। अब रेडिकल एक्सिस के बारे में हम लोग नहीं जा पाएंगे, समझ लो बात, लेकिन चीजें तो समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली रेडिकल एक्सिस है। जब रेडिकल एक्सिस पढ़ाएंगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन s1 - s2 = 0 क्यों लिखते हैं, वो भी समझ में आ जाएगा। और ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इस इक्वेशन में क्या बनता है रेडिकल एक्सिस। तो एक तो ये तरीका है, और नहीं तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो। तो सबसे अच्छा एक और है कि p निकाल ही सकते हैं, आप निकाल लीजिए। ये 2 पॉइंट से इसका स्लोप मिल जाएगा, इसका नेगेटिव का रेसिप्रोकल इसका स्लोप आ जाएगा, और पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप इसका इक्वेशन लिख सकते हैं। लेकिन हाँ, ये 2 टेंजेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको ये पॉइंट खोजना होगा। अब ये पॉइंट कैसे खोजते हैं वो अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ये जो है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डीसीटी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम ये भी सीखेंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डीसीटी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, समझ लो। लिखो इसको बहुत जल्दी से, लिखो इसको, हो गया। लिख लिया बेटा। हाँ देखो अगला, अभी दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, 2 सर्कल इंटरनली टच कर सकता है, ऐसे कर सकते, ऐसे होगा क्या, 2 सर्कल इंटरनली टच कर सकते। अभी अगर इंटरनली टच कर रहा है तो ये मान लिया दूसरा सर्कल का सेंटर है और ये मान लिया पहला सर्कल का सेंटर, समझ लो। अब ये जो डिस्टेंस आएगा बताओ, ये जो डिस्टेंस है ये वाला बड़ा रेडियस R1 है, ये पॉइंट P है, C1 P R1 मान लेते हैं और C2 P R2 मान लेते हैं। तो तुमको लग रहा है C1 C2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 - R2 के बराबर हो जाएगा, बोलो तो। ये किस चीज का कंडीशन बताओ, 2 सर्कल को इंटरनली टच करने का, चलिए कंडीशन फॉर टचिंग 2 सर्कल इंटरनली, कंडीशन फॉर
टू सर्कल टचिंग इंटरनल। ये दो सर्कल को इंटरनली टच करने का कंडीशन, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब तुम देखो यहां से, यहाँ पे C1P बटा C2P बराबर क्या रहा? R1/R2। अब बताओ P पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया क्या? लेकिन P जो है C1 C2 को कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली या एक्सटर्नली? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बताओ? P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा R1H2, सेक्शन फार्मूला R2H1 by R1 minus R2, R1/2 minus R2/1 by R1 minus R2। ये आ जाएगा क्या? P का कोऑर्डिनेट हो R1H2 minus R2H1 by R1 minus R2, R1/2 minus R2/1 by R1 minus R2। इसमें बड़ा रेडियस कौन लिया है बताओ? R1, और छोटा रेडियस लिया R2। बताओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट एक ही होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट क्या होगा बताओ? बोलो। एक होगा, यही कॉमन टेंजेंट आएगा। क्या इसका भी इक्वेशन आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? P का कोऑर्डिनेट पता है, ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप मिल गया तो इसका भी स्लोप मिल जाएगा, और इस पॉइंट से पास करा देंगे, है ना? अच्छा, नंबर ऑफ DCT कितना आ रहा है इसको बताओ? नंबर ऑफ DCT 1 है। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ये क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अभी अब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर। अच्छा, नंबर ऑफ TCT कितना है बताओ? 0। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इसमें एक भी नहीं है, एक ही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक है। अगेन इसका इक्वेशन जो है यहाँ पे, ये जो है इसका इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, S1 minus S2 बराबर। समझ में आ रहा है? अरे सुनो, ये सर्कल का इक्वेशन अगर S1 बराबर 0 है और ये सर्कल का इक्वेशन S2 बराबर 0 है, तो इसका इक्वेशन डायरेक्ट आप S1 minus S2 लिख सकते हैं। यहाँ पे यही रेडिकल एक्सिस बन जाता है। जब हम पढ़ाएंगे रेडिकल एक्सिस को समझ में आएगा। ऐसे अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप कैसे निकालोगे इक्वेशन? पहले P निकालोगे। C1 C2 पता है? बोलो बोलो। तो इसका स्लोप आ जाएगा, इसका नेगेटिव का उल्टा इसका स्लोप आ जाएगा, P से गुजार देंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन आ जाएगा। समझ लो? या डायरेक्ट आप दूसरा स्लोप को घटा सकते। C1 का कोऑर्डिनेट जान ही रहे क्या है? X1/1, और C2 का कोऑर्डिनेट क्या है बताओ? X2। इसमें एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और BCT एक भी नहीं। ठीक है। सबसे इजीएस्ट सिचुएशन यही है। अगला सिचुएशन क्या हो सकता है? दो सर्कल इंटरसेक्ट कर सकता है। दो सर्कल क्या कर सकते हैं? इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करवा लो। दो सर्कल को इंटरसेक्ट करवा लो। इंटरसेक्ट करके है ना? अब जब इंटरसेक्ट कर गया, ये सर्कल का सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है ना? अब यहाँ देखो, ये वाली जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस R1 है, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका R2। तो अब आपको लग रहा है कि C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो क्या है? देखिए इस डिस्टेंस में, देखिए ये वाली डिस्टेंस जो है एक ही बार है, लेकिन जब R1 प्लस R2 करेंगे तो ये वाला डिस्टेंस जो कॉमन डिस्टेंस है वो एक बार एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस से छोटा हो जाएगा क्या? बोलो बोलो। तो ये लेस देन हो जाएगा R1 प्लस R2। और आपको लगता है कि जब हम ये दोनों का डिफरेंस क्रिएट करेंगे तो ये डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस करेंगे तो ये वाली चीज जो है ज्यादा घट जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंस ऑफ रेडियस से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। तो ये कंडीशन हुआ दो सर्कल को इंटरसेक्ट करने का। ये सब याद होना चाहिए आपको। इंटरसेक्ट करने का कंडीशन क्या है? अच्छा, इसमें बड़ा रेडियस हमने R1 लिया, छोटा रेडियस क्या लिया? R2। तो दो सर्कल को इंटरसेक्ट करने का कंडीशन लिखो। कंडीशन फॉर टू सर्कल्स इंटरसेक्ट।
कंडीशन फॉर टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग, दो सर्कल को इंटरसेक्ट करने का कंडीशन। अब इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा बोलो? दो ही होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना होगा बोलो? दो होगा क्या? ये होगा एक कॉमन टेंजेंट, समझ में आ रहा है क्या? और एक कॉमन टेंजेंट ये होगा बेटा, समझ में आ रहा है? यही दो कॉमन टेंजेंट होगा ना। अच्छा, नंबर ऑफ डीसीटी कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। और नंबर ऑफ टीसीटी कितना हो जाएगा? है ना। अभी इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम सिखाएंगे, इस तरह का सिचुएशन का हम इक्वेशन निकालने के लिए सिखाएंगे। जब टैंजेंट वाली जो सिचुएशन आता है ना, तो उसका इक्वेशन डायरेक्ट आप घटा के लिख सकते हैं, बट इसका इक्वेशन अभी लिखने के लिए सिखाएंगे पूरा। बेटा सब इंपॉर्टेंट कंडीशन है, सब पे सवाल आता है डायरेक्ट। आपसे कोई पूछे दो सर्कल कब इंटरसेक्ट करें, तो उसका कंडीशन ये है, दोनों का सेंटर के बीच का डिफरेंस ऑफ रेडियाई से ज़्यादा, सम ऑफ रेडियाई से कम। इंटरनली टच करने का कंडीशन, दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस ऑफ रेडियाई से के बराबर। एक्सटर्नली टच करने का कंडीशन, सम ऑफ रेडियाई के बराबर, सेंटर के बीच का। अगला सिचुएशन क्या हो सकता है? दो सर्कल ना तो टच करे ना तो इंटरसेक्ट करे। इसमें दो सिचुएशन होता है। क्या एक दो सिचुएशन हो सकता है बेटा? तो इसको अभी हम ये निकालने के लिए सिखा रहे हैं, तुरंत सिखा रहे हैं, ठीक है। हमको लगता है ये एक बार बताए भी थे हमको, वो जब हम हार्मोनिक कंजुगेट पढ़ा रहे तो वहाँ भी बताए थे इस तरह का फिगर, दो सर्कल लेके बताए थे, टीसीटी और डीसीटी निकालने के लिए बताया था। लिख, अभी लिखो अगला सिचुएशन, टू सर्कल नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच, नाइदर इंटरसेक्ट नॉट टच। इसमें दो सिचुएशन होगा क्या? एक यूं हो जाए, एक यूं हो जाए, ऐसा हो जाए, बताओ बोलो। ये सिचुएशन क्या दर्शा रहा है? एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर कंप्लीटली लाई कर, ये भी आप कर सकते हो कि एक सर्कल को दूसरे सर्कल के अंदर लाई करना है, उसका कंडीशन देख लीजिए। ये सेंटर C1 है, ये सेंटर C2 है ना। ये वाली पॉइंट P ले लेते हैं P1, और ये वाली पॉइंट P2 ले लेते हैं। लेट C1P ले लेते हैं R1 और P1, और C2P2 ले लेते हैं R2 बेटा। अब आपको क्या लगता है बताइए, ये सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, वो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस आएगा C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा बताइए? C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, अगर इसको हम कंपेयर करें, ये डिस्टेंस में क्या करोगे? सम ऑफ रेडियस क्या होगा? कंडीशन बता सकते हो इसको? क्या कंडीशन है? R1 प्लस R2 से कोई कंडीशन आएगा क्या? सिर्फ R2 से छोटा किससे होगा? नहीं R1 से छोटा होता है, R2 से तो ग्रेटेड है, लेकिन R1 R2 से अगर रिलेट करें तो क्या होगा बताओ? R1 R2 से डिफरेंस से अगर रिलेट करें तो कुछ होगा क्या? है डिफरेंस से रिलेट करें ये, जैसे ये तुम्हारा R1 है और ये तुम्हारा जो है R2, ये वाला वैल्यू R1 से पक्का छोटा होगा, बड़ा वाला रेडियस से तो छोटा होगा। नहीं, दूसरा वाला रेडियस से गारंटेड नहीं, ये R2 जो है इससे गारंटी नहीं, इससे का कोई गारंटी नहीं, बट हाँ इससे जो है ये वाली डिस्टेंस से तो हमेशा छोटा होगा, क्या होगा कि नहीं? लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है उससे जरूरी नहीं कि छोटा।
सम और डिफरेंस में कुछ नहीं आएगा हमको लगता है। सम अगर लोगे तो सम लोगे तो ये जुड़ जाएगा, तो ये ऐसे भी इससे सम से तो छोटा है, डिफरेंस से कोई रिलेशन नहीं लगा। हमको लगता है यही होगा, C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस है लेस देन R1 होना चाहिए क्या? बड़ा वाला रेडियस से छोटा, अगर दोनों सर्कल का सेंटर के बीच का डिस्टेंस बड़ा वाला रेडियस से छोटा हो जाए तो आप कह सकते हो कि मतलब वो सर्कल क्या है, इंटरनल नहीं हो रहा। छोटा वाला सर्कल नहीं बता सकते ना, छोटा वाला सर्कल में ये रेडियस से कैसे बता सकते हैं, इसे बता सकते हैं। ये डिस्टेंस में ये डिस्टेंस हो सकता है यहाँ पे सेंटर आ जाए कर, लेकिन हाँ R1 से तो छोटा होगा गारंटेड। ये देखो C1 C2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा लेस देन क्या होगा R1। ये देखो ना किताब में है कंडीशन, देखो कंडीशन क्या है, C1 C2 बड़ा वाला रेडियस से हमको लगता है, देखो कंडीशन क्या दिया, लोनिंग होगा, अर्थिंग होगा, पता ही होगा, ये नहीं R1 माइनस R2 का मॉडल है, लेस लिखा है। R1 माइनस R2 होगा क्या? देखो ये R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा बताओ, R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, C1 P1 माइनस C2 P2, ये होगा R1 माइनस R2 है। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी सी वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस माइनस ये वाली लेस देन है ना इसका, ये दिख रहा है क्या, ये वाली डिस्टेंस माइनस ये वाली डिस्टेंस, उसमें ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये वाली डिस्टेंस क्या आ रहा है, जब हम घटा रहे हैं दोनों में, अगर हम दोनों को घटा रहे हैं तो ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है ना है? अच्छा ये डिस्टेंस लाने के लिए हमको ये वाला डिस्टेंस घटाना चाहिए, तब इसके बराबर आता है। ठीक है सही। देखो ये जो डिस्टेंस लाना था, ये जो डिस्टेंस लाना, तो ये डिस्टेंस में अगर हम ये डिस्टेंस और माइनस ये डिस्टेंस करते तो ये एग्जैक्टली डिस्टेंस आता, लेकिन ये वाली डिस्टेंस हम घटा नहीं रहे, बात समझ लो, तो ये वाली डिस्टेंस एक्स्ट्रा क्रिएट हो रहा है ना, सही। तो ये आ जाएगा R1 माइनस, ठीक है R1 माइनस, समझ में आ रहा? क्योंकि देखो अगर हमको ये डिस्टेंस निकालना, ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा डिस्टेंस माइनस ये डिस्टेंस कर सकते हैं क्या बताओ, C2 P1, लेकिन C2 P1 घटाना चाहिए, लेकिन हम घटा कितना रहे C2 P2, यानी कि P1 P2 के बीच का डिस्टेंस नहीं घटा रहे, यानी वो डिस्टेंस एक्स्ट्रा हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, समझ लो। तो ये किसका कंडीशन हो गया बताओ, ये किसका कंडीशन हो गया बताओ, नहीं ये कंडीशन हो गया एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर कंप्लीटली लाई कर रहा है, तो लिखो कंडीशन फॉर वन सर्कल इनसाइड द अनदर सर्कल, कंडीशन फॉर वन सर्कल, कंडीशन फॉर जल्दी से लिखो, वन सर्कल लाइट इनसाइड द अदर सर्कल, लिख लिया। अच्छा इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हो गया, मतलब एक भी कॉमन टेंजेंट नहीं है, ना तो DCT है ना तो TCT। अच्छा अब बच गया एक और सिचुएशन, क्या दो सर्कल सेपरेटेड हो जाए, तो अगला लिख लो कंडीशन फॉर टू सर्कल्स आर सेपरेटेड, मतलब डिसजॉइंट, डिसजॉइंट दो अलग अलग सर्कल,
लिख लो अगला, कंडीशन फॉर टू सर्कल सेपरेटेड, ये सिचुएशन और ये सिचुएशन सबसे लेंदी होगा। अभी देख यहाँ पे ये C1 है, ये C2 है, ये R1 है, ये R2। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है वो सम ऑफ रेडियस से क्या है, ज्यादा रहा है क्या? ये रेडियस प्लस ये रेडियस से ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा ज्यादा है ना, क्योंकि C1 C2 में। तो लिख लो कंडीशन फॉर टू सर्कल्स आर सेपरेटेड, कंडीशन फॉर टू सर्कल्स आर सेपरेटेड, कंडीशन फॉर टू सर्कल्स आर सेपरेटेड। क्या हो रहा है बताओ? कंडीशन फॉर टू सर्कल्स आर सेपरेटेड क्या हो जाएगा? देखो C1 C2 बराबर क्या है, सॉरी बराबर नहीं, ग्रेटर दैन R1 प्लस C1 C2। समझ रहे हो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन देयर। अच्छा इसमें नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना आ जाएगा? अच्छा देखो दो ऐसे आ जाएगा और दो ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो लिख नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 4। इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाए, ठीक है। इस कंडीशन नंबर ऑफ DCT कितना हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ TCT क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ DCT हो जाएगा 2, नंबर ऑफ TCT हो जाएगा, ठीक है। 2 TCT हो जाएगा और 2 ठीक है। इससे फिगर बनाओ, फिगर बनाओ। ये हमको लगता है ये हम एक बार पहले बताए हैं। एक मिनट हल्ला नहीं करो भाई, ठीक है। चलो हो गया। ये लिख लो T, ये पॉइंट का नाम ले दो T, ये वाली पॉइंट का नाम ले दो, ठीक है। समझ लो। अभी सुनना, ये सेंटर है C1, ये सेंटर है C2। देखो T C1 C2 के बीच है क्या? T है पॉइंट, लिखो T जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT। T है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT, T है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ TCT। लिखो ना, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट। D क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT। D है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT। सुनना, समझ रहे हो? ये दोनों ट्रांसवर्स है, ये लाइन सुनना, ये दोनों लाइन जो है ये ट्रांसवर्स का टेंजेंट, ठीक है। अगर टैंजेंट का पोजीशन समझ लेना, अगर टैंजेंट का पोजीशन दोनों सर्कल सेंटर के बीच में दिखा तो वो जरने का ट्रांसवर्स, और टैंजेंट का पोजीशन समझ लो अगर दोनों सेंटर के बाहर दिखा तो वो बन जाएगा टैंजेंट। जैसे यहाँ तुम देखो, ये जो तुम बनाया था, यहाँ पे जो टैंजेंट है, ये टैंजेंट का जो पोजीशन है सेंटर के बाहर है या बीच में? बाहर है, इसलिए इसका नाम दिया था हमने। समझ लो बात? अभी देखो ये जो तुम बनाया था सर्कल इस तरह से, यहाँ पे ये जो टैंजेंट है ये दोनों सेंटर के बीच में रिप्लेस है कि बाहर है बताओ? इसलिए इसका नाम दिया था हमने ट्रांसवर्स। समझ लो? क्लियर है? ट्रांसवर्स और डायरेक्ट। तो ये दोनों ट्रांसवर्स है, ठीक है, और ये दोनों क्या है? डायरेक्ट, ठीक है। D है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, T है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन। ये रेडियस है, सुनना थोड़ा सा, इसको हम मिला दे रहे हैं ना, इसको सुनना। ये छोटू ट्रायंगल, ये 90 है, ये 90 है, ये एंगल बराबर है, समझ में आ रहा है? तो ये जो ट्रायंगल है ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है क्या? तो आपको ये रेडियस R1 है और ये रेडियस आपका R2 है, तो आप सिमिलरिटी से क्या लिख सकते हैं? C1T by C2T बराबर क्या लिख सकते हैं? R1 by R2 लिख सकते हैं क्या? अब आपको क्या लग रहा है? T डिवाइड कर रहा है C1 C2 के इंटरनली, है ना? किस रेशियो में? R1:R2। तो आपको T का कोऑर्डिनेट लिखा सकता है क्या? R1x2 प्लस R2x1 by R1 प्लस R2।
और R1/2 प्लस R2/1 अब आई R1 प्लस R2। आप ये याद रखिएगा कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो दोनों सर्कल का सेंटर को कैसे डिवाइड करता है? इंटरनल डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है? दोनों का रेडियस की रेशियो। समझ में आ रहा? तो आराम से निकाल लीजिए। अब यहाँ पे C1 का कोऑर्डिनेट है x1/1 और C2 का कोऑर्डिनेट कितना है? x2/1। अच्छा इसको भी मिला दीजिए बेटा, इसको भी मिला दीजिए। ये चारों पॉइंट कोलिनियर होता है, C1 T D सॉरी दोनों सेंटर और D और D ये चारों क्या होता है? कोलिनियर होता है। अब बड़ा वाला ट्रायंगल में आ जाइए, इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा देखिए। यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये 90 डिग्री बनेगा क्या? और यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये 90 डिग्री बनेगा क्या? देखिए ये कॉमन एंगल आ रहा है क्या? ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, ये वाली ट्रायंगल हाथ का इशारा देखिए है क्या? और फिर ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, ये कॉमन एंगल आ रहा है, ये 90 आ रहा है क्या? सिमिलर हो गया। अब आपको देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल की C1D और छोटा वाला ट्रायंगल की C2D आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? इस एंगल के सामने ये वाला बड़ा रेडियस R1 आ जाएगा, ये आ जाएगा R2। अब D C1 C2 के क्या है? बाहर है या अंदर है? तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में? रेडियस के रेशियो। तो D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा एक्सटर्नल के फार्मूला से, तो D का कोऑर्डिनेट आ जाएगा R1x2 माइनस R2x1 बाई R1 माइनस R2। ये आ जाएगा R1/2 माइनस R2/2। आपको याद रखना, फोटो नहीं बनाना, आपको याद रखना, ठीक है? R1 माइनस, आप इतना याद रखिएगा कि DCP का जो इंटरसेक्शन पॉइंट वो दोनों सेंटर को ज्वाइन करता है एक्सटर्नली किस रेशियो में? रेडियस के रेशियो में। और TCP का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दोनों सेंटर को डिवाइड करता है, ज्वाइन करने वाला लाइन को डिवाइड करता है इंटरनल किस रेशियो में? रेडियस। इंटरनली तो इंटरनल के फार्मूला से कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल के लिए निकाल लेंगे। अब D और T निकल जाएगा तो फिर आगे आप इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट के लिख सकते हैं। अब टाइम नहीं है तो हम ये बताते हैं, बड़ा पार्ट है अभी, ठीक है? बताने दो इतने तक, ठीक। लेकिन कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हैं, सिचुएशन क्या है कॉमन टेंजेंट का समझ में आ रहा है ना? आप कैसे डिसाइड करेंगे कितना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट है? उसके लिए आपको डिसाइड करना होगा कि सर्कल टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है या क्या बोलते हैं सेपरेटेड है। समझ लो, ये सिचुएशन जानना थोड़ा आधा घंटा और टाइम रहता है ना, तो आप बढ़िया से समझ जाते हैं, इक्वेशन निकालने का नहीं सीखते, ठीक है? ट्यूशन होगा इन्होंने नहीं है, ट्यूशन नहीं है ये क्वेश्चन बता देगा, एक बता देंगे तो पूरा सीख जाएगा। और उसका पैटर्न फिर आप एक क्वेश्चन में पूरा सीख जाएगा। पूरा सीख जाएगा। मैंने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, आसान है। इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो
Find the equation of common tangent to the circle. Find the equation of common tangent to the circle. जनरली ऑब्जेक्टिव सवाल में कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन लिखने नहीं आता, ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट पूछता है, क्योंकि कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन अगर लिखने आ जाए ना, और अगर दो सर्कल सेपरेटेड है तो बहुत लेंदी है, बहुत हैवी लेंदी हो जाएगा ना, तो बड़ा पार्ट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² -2x - 6y +9 = 0। एक इक्वेशन है बेटा, और दूसरा सर्कल है x² + y² + 6x - 2y + 1 = 0। ये दो सर्कल है। अभी क्या करना, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालना। तो आपको कॉमन टेंजेंट का पहले इक्वेशन देखना होगा कि आपको कितना कॉमन टेंजेंट बनता है। जब तक ये नहीं डिसाइड होगा आप कॉमन टेंजेंट नहीं निकालते। पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि कितना कॉमन टेंजेंट बनता है, समझ लो बात, कितना कॉमन टेंजेंट बनता है। तो इसके लिए ये कैसे डिसाइड करेंगे, दो सर्कल का सिचुएशन पे डिसाइड। आप पहले दोनों का सेंटर लिखिए, दोनों का रेडियस, अब देखिए कि कौन सा सिचुएशन इसमें लग रहा है, क्या सिचुएशन है दो सर्कल, समझ लो। वाला सर्कल का सेंटर बताओ, एकदम बढ़िया समझ आ गया। वाला सर्कल का सेंटर आ गया 1, इसका सेंटर है 1, ठीक है, इसका सेंटर है 1। इसे देखना बहुत अच्छा चीज सीखोगे, बढ़िया सवाल है। 1, 3 है, इसका सेंटर है -3 और 1 है क्या, बोलो बोलो, इस सर्कल। अच्छा, इसका रेडियस कितना आ रहा है, 9, 1, 10, 1 रेडियस। इसका आ रहा है 9, 1, 10 - 1, 9, 1, 10 - 3। तो जो बड़ा रेडियस है उसको R1 मान लिया, है ना, तो इसको C1 मान लिया, इसको C2 मान लिया, R1 है 3 और R2 है, ये ध्यान रखना, बड़ा रेडियस को R1 मान लो, छोटा रेडियस को R2, ठीक है। तो दिक्कत अब आपको समझ में आ जाएगा, ये अपना है x1/1 और ये है x2, मतलब R1 के करस्पॉन्डिंग C1 ले लेना, R2 के करस्पॉन्डिंग C2, फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब सबसे पहले ये डिसाइड करो, सम ऑफ रेडियस दे दो R1 + R2 क्या है, R1 - R2 क्या है, 2 है, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4, 16 और 4, रूट 20 आ रहा है, बोलो तो रूट 20 मतलब 2√5। अब ये 2√5, 4 को 6 से तो छोटा है, सॉरी 4 से क्या है, 4 से छोटा है 2√5, 4 से छोटा है कैसे,
हाँ? बड़ा है। इसका मतलब सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस से बड़ा है। सेंटर के बीच का डिस्टेंस सम ऑफ रेडियस से बड़ा है, तो सर्कल सेपरेटेड है, यानी कि सबसे हैवी सवाल है। अब आपको चारों कॉमन टेंजेंट निकालना। अब आपको ये डिसाइड हो गया, क्योंकि सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या है, सम ऑफ रेडियस से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा है, यानी कि ये दो सर्कल सिक्वेटेड कैसे है, ये दो सर्कल सेपरेटेड है, ये दो सर्कल क्या है, सेपरेटेड, यानी कि सबसे डिफिकल्ट सवाल हो गया, मतलब सबसे बड़ा वाला सिचुएशन है। इसमें आपको चारों कॉमन टेंजेंट समझ लो बात। ये C1 हो गया -3 ये C2 हो गया 1 ठीक है ना बेटा। अब आपको कुछ करना नहीं, अब आप जो है पहले T निकाल लीजिए। आपको पता है T कैसे निकालते हैं, इंटरनल से निकालते हैं। तो T का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, T का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, T का कोऑर्डिनेट है ना। T का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, R1 X2 हो गया, R1 X2। तो R1 के साथ X2 जाएगा, 3 के साथ क्या जाएगा, 1 जाएगा, तो 3 के साथ जाएगा 1 प्लस R2 X1, 1 के साथ जाएगा -3, 1 के साथ जाएगा -3। अब बेटा R1 प्लस R 3 प्लस R1/2, 3 के साथ जाएगा 3 और प्लस 1 के साथ जाएगा 1। समझ में आ रहा है क्या, R2/3 प्लस 1। T का कोऑर्डिनेट कितना आ गया बताइए, 0 और 10/4, 10/4 ना, 10/4, 5/2 हो गया। ये क्या हो गया, T हो गया क्या। अच्छा बताओ, इसमें टोटल ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्लियर है ना। अच्छा अब तुम बताओ, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये वाली पॉइंट से गुजरेगा कि नहीं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये वाली पॉइंट से गुजरेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, बस वही लो। इस पॉइंट से गुजरता हुआ हम एक लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेट इक्वेशन ऑफ TCT क्या ले लें, y - 5/2 बराबर m1 × x - 0, ऐसा लिख लेंगे क्या, क्योंकि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट T से तो गुजरेगा ना बेटा। तो T से गुजरता हुआ हम एक लाइन बना देंगे जिसका स्लोप हम m1 लेंगे। अब ये लाइन जो है, ये क्या आ गया लाइन बताओ, m1 x - y - 5/2 बराबर 0 है, प्लस 5/2 आगे क्या। अब तुमको लगता है कि ये लाइन कोई खास लाइन है, क्या है, ये दोनों सर्कल पे टैंजेंट है। तो कोई लाइन किसी सर्कल पे टैंजेंट है तो इसका मतलब क्या है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर। अब इसमें तो आपके पास दोनों सर्कल से आप गिरा सकते हो परपेंडिकुलर, क्योंकि दोनों लाइन पे, दोनों सर्कल पे ना टैंजेंट है लाइन। तो आपको जिस पे कम कैलकुलेशन लगता है, किस पे कम कैलकुलेशन लगेगा, जिसका रेडियस कम है, इस पे कम कैलकुलेशन लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इस सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर गिराएंगे और उसको रेडियस से इक्वल। तो m निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ। m जब निकलेगा तो इसमें पुट कर देंगे तो किसका इक्वेशन आ जाएगा, ट्रांसवर्स। समझ में आया। अच्छा अब हमारे पास क्या है, क्या बताओ, m1 × 1 -3 प्लस 5/2 का मॉड, अब आई अंडर 1 प्लस m1 स्क्वायर आएगा क्या, बराबर कितना है, रेडियस 1 है। तो ये कितना आएगा बताओ बेटा, ये कितना आ जाएगा, m1 - ½ आ जाएगा क्या, बोलो बोलो आएगा। अरे 3 प्लस 5/2 स्क्वायर करो, तो m1 स्क्वायर कितना जगह बताओ, प्लस 1/2 माइनस m1 आएगा बराबर 1 प्लस m1 स्क्वायर। ये कट गया, कट गया ना, बोलो ठीक है, समझो समझो। अब यहाँ पे अब देखो यहाँ से क्या है, m1 बराबर कितना आएगा, 1/4 - 1, दैट इज m1 बराबर कितना आएगा, -3/2 आ गया। अब तुम बताओ, आपको नंबर ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितना था,
तो m1 का कितना वैल्यू आना चाहिए? r कितना रहा है? इसमें भी हमको तो दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, हमको तो एक ही स्लोप मिल रहा है, तो यहाँ तो एक ही टेंजेंट दिख रहा है, दूसरा क्या है? तो तरीका कैसे होगा? ये तो डिसाइडेड है ना कि दो सर्कल सेपरेटेड है, तो दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनेगा। दो ट्रांसवर्स टेंजेंट बनने का मतलब है आपको m1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखना चाहिए, जो मार्केट में नहीं दिख रहा, समझ लो। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही रूट दिख रहे हैं, दूसरा रूट नहीं दिख रहा है, यानी कि दूसरा रूट उसका इन्फिनिटी रूट, उसका दूसरा रूट क्या है? समझ में आ रहा? दूसरा रूट क्या है? अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास दो रूट है और एक ही रूट आपका दिख रहा है, दूसरा नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दूसरा रूट क्या है? इन्फिनिटी। इसका मतलब दो ट्रांसवर्स बनेगा, एक का स्लोप तो ये बन जाएगा और दूसरा का स्लोप क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। और जिस लाइन का स्लोप इन्फिनिटी, याद रखना अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक ही रूट दिख रहे हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं है, मतलब समझ लो। अच्छा, कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही रूट दिखेगा पता है? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। बेसिकली है क्वाड्रेटिक, बट ये लीनियर बन रहा है, लीनियर बनेगा तभी तो एक ही रूट आएगा। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म वाइनिश हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म वाइनिश हो गया, तो a क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये भी याद रखना, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट इन्फिनिटी बन जाए, उसका कंडीशन क्या हो गया? a 0, क्योंकि एक ही रूट मिलना है, इस क्वाड्रेटिक का एक ही रूट मिलना चाहिए, यानी कि ये लीनियर का शकल देना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ये लीनियर का शकल देगा तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? तभी तो एक्स स्क्वायर वाइनिश हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट को इन्फिनिटी बनना है, कंडीशन फॉर वन रूट टू बी इन्फिनिटी, तो कंडीशन क्या हो जाएगा? a बराबर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? क्लियर है? याद रखिए। तो कभी अगर ऐसा सिचुएशन आ रहा है, आपको ये तो समझ में आ रहा है ना बेटा कि हमको दो ट्रांसवर्स मिलना चाहिए, तो दो m1 का वैल्यू मिलना चाहिए, तो एनी हाउ हमको m1 में क्वाड्रेटिक दिखना चाहिए, बट m1 में मेरे को लीनियर दिख रहा है, तो एक ही रूट दिख रहा है, यानी कि दूसरा रूट क्या है? इन्फिनिटी, क्योंकि m1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? ऑलरेडी 0। समझ में आ रहा बात? तो अब बताओ, एक कॉमन टेंजेंट तो ये आ जाएगा, m1 का वैल्यू डाल दो 3/4, 3/4x माइनस y प्लस 5/2 बराबर 0, 3x माइनस 2y प्लस 5 माइनस 2y की 4y होगा, 4y और प्लस से कितना आ जाएगा? 10 बराबर 0। एक टेंजेंट आ गया क्या? अच्छा, दूसरा टेंजेंट क्या होगा? जिसका स्लोप इन्फिनिटी है, यानी कि वो लाइन बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस की पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है? x बराबर कुछ मतलब क्या? जिस पॉइंट से वो गुजरता है उसका x कोऑर्डिनेट से इक्वेट हो। तो ट्रांसवर्स कहाँ से गुजरेगा? t से। ट्रांसवर्स कहाँ से गुजरेगा? t से। तो दूसरा ट्रांसवर्स टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा x बराबर क्या हो जाएगा? बताओ, 0 हो जाएगा। अरे इस पॉइंट से गुजरेगा ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो दूसरा ट्रांसवर्स का इक्वेशन हो जाएगा x बराबर 0। एक ट्रांसवर्स का इक्वेशन ये दिखा, दूसरा ट्रांसवर्स इक्वेशन क्या आ जाएगा? x बराबर 0। इक्वेशन ऑफ अदर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो आएगा वो क्या आएगा? x बराबर 0। समझ में आ रहा? आप जब ये दो सर्कल को सही सिचुएट कीजिएगा ना, सही डायग्राम बनाइएगा, तो आपको दिखेगा कॉमन टेंजेंट कैसे आ रहा है। x बराबर 0 बनेगा, समझ लो। देखो ये अच्छा था, अगर यहाँ से दो m1 मिल जाता तो कॉन्सेप्ट दिखता है तुमको क्या? तो एक चीज ये भी याद रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट अगर इन्फिनिटी हो रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0। अच्छा, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट 0 हो तो एक्स स्क्वायर का भी कोएफिशिएंट 0, सॉरी दोनों रूट इन्फिनिटी है तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी 0 और एक्स का भी कोएफिशिएंट 0, मतलब रूट ही नहीं, इन्फिनिटी रूट होता क्या? तो यानी कि आपको क्वाड्रेटिक का भी शक्ल नहीं दिखना चाहिए, लीनियर भी नहीं दिखना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाली भी वाइनिश हो जाएगा, एक्स वाली भी वाइनिश हो जाएगा। समझ लो बस, याद रखना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस c बराबर 0 में एक रूट इन्फिनिटी होना चाहिए, उसका कंडीशन हो गया a बराबर 0। बोथ रूट शुड बी इन्फिनिटी, a भी 0 b भी 0। समझ में आ रहा? अच्छा, अब देखो उसी तरह से तुम d निकाल लोगे क्या? d कैसे निकलेगा बताओ? r1 x2 माइनस r2 x2, r1 x2 3 into 1 माइनस r2 x1, r2 कितना है? 1 into माइनस 3,
तब 1 ये 3 आ गया। अब I3 माइनस 1 समझ में आ रहा है? बोलो आएगा इससे? अच्छा बाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? R1 बाई 2 दैट इज 1 इंटू कितना बोलो 1 अब माइनस 3 इंटू 3 अब I3 माइनस 1 ये कितना आ गया बताओ? 3 3 6 बाई 3 आ गया और ये आ गया 9 माइनस 4 माइनस 4 अब ये D हो गया। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कहाँ से गुजरेगा? D से गुजरेगा। तो हम एक लाइन बना देते हैं ना जो इस पॉइंट से गुजर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y प्लस 2 बराबर इनटू स्लोप लाइन का मान लीजिए क्या इनटू प्लस होगा क्या होगा? हाँ तो अच्छा उल्टा लिख दीजिए यहाँ पे उल्टा लिख दीजिए यहाँ तो ठीक है ना यहाँ उल्टा लिख दीजिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस सही ठीक है सही तो यह आ जाएगा प्लस 4 है ना तो ये आ गया बाई माइनस 4 और x माइनस 3 आ जाएगा बुक। अब ये लाइन का इक्वेशन कितना आ जाएगा? m2 x माइनस y और m2 x माइनस y m2 x माइनस y और कितना आ जाएगा बताओ? 4 माइनस 3 m2 आ जाएगा क्या? बोलो आ गया। अब ये लाइन भी टेंजेंट होना चाहिए तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा। सेंटर यहाँ डालो 1 3 वाला डालो 1 3 डालोगे क्या आएगा? m2 माइनस 3 प्लस 4 अब माइनस 3 m2 का मॉड अब आई अंडर को क्या आएगा 1 प्लस m2 स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1। अब यहाँ पे m2 का दो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे m2 का डायरेक्ट दो वैल्यू आएगा समझ में आ रहा है? अब वो दोनों m2 किसका होगा? दो ट्रांसवर्स का डायरेक्ट अरे दो डायरेक्ट का देगा m2 का दो वैल्यू आएगा तेरे यहाँ से दो वैल्यू आएगा पक्का आएगा क्वाड्रेटिक इन m2 आएगा यहाँ कट जा रहा था ना यहाँ आएगा समझ लो। तो यहाँ से m2 निकाल लोगे m2 का दो वैल्यू आ पुट कहाँ करो इसमें पुट कर दोगे तो दो m2 आ गया यानी कि दो ट्रांसफर डायरेक्ट आ गया तो दो डायरेक्ट हो गया दो ट्रांसफर हो गया टोटल 4 कॉमन टेंजेंट समझ लो। कहने का मतलब आपको सबसे पहले क्या सिचुएशन देखना होगा? सबसे पहले ये डिसाइडेड होना होगा आपको कि कितने कॉमन टेंजेंट हमारे पास हैं। ये जब तक डिसाइडेड नहीं है तो वो सवाल नहीं करेगा समझ लो। ऐसा नहीं कि अब मान लो सुनो अगर किसी सर्कल में डायरेक्ट ट्रांसवर्स मिल ही नहीं रहा है जैसे आपको डिसाइडेड हो गया कि दो सर्कल इंटरनली टच कर रहा है डिसाइडेड हो तो ट्रांसवर्स मिल ही नहीं रहा है तो टी क्यों निकालेंगे? टी निकलेगा भी नहीं ना तो क्या करेंगे? डी निकाल लेंगे और डी निकालने के बाद ये पॉइंट मिल जाएगा और ये स्लोप पता ही आपको ये समझ रहे हो? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से या डायरेक्ट इक्वेशन पता है दोनों सर्कल को हटा अगर तुमको एक ही सिचुएशन मिल रहा है एक ही कॉमन टेंजेंट आ रहा है ये मिल रहा है तो इसमें ना तो डी निकालने की जरूरत है ना टी निकालेंगे और डी निकालेंगे तो वही आएगा ना ये पॉइंट निकल जाएगा डी तो इसमें मिलेगा और जो भी नहीं इसमें तो आप डायरेक्ट सर्कल के इक्वेशन को क्या कर दीजिए बेटा समझ लो बात। तो कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो पहले डिसाइड करना होगा कि आपके पास कॉमन टेंजेंट कितने हैं वो कौन सा बताएगा वो दो सर्कल का सिचुएशन बताएगा। सिचुएशन देख के आप समझ गए कि कितना टेंजेंट बनने वाला और अगर कभी ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि 4 कॉमन टेंजेंट है और आपको 3 ही दिख रहा है इनका वैल्यू और एक नहीं दिख रहा तो उस केस में एक जो एक होगा वो क्या बनेगा समझेगा क्लियर है बोलो आपको समझ में आ गया हो क्या भी नहीं है समझी थोड़ा इसमें क्या खुद से काम करेगा हम बताए इस तरह का सवाल बनाना होगा तब ना सीखो खुद से काम मिल जाए खुद से किससे बनता है ठीक है बताया बनाए खुद बने खुद से बनता है
हाँ वो